चलें जी, हमारे पार्ट 2 में बात चल रही है। पहले हमने बात कर ली थी कि ट्रेजेडी के 2 पार्ट्स किए थे। सिर्फ उर्दू में इसलिए बात करना चाहती हूँ कि जल्दी-जल्दी वीडियोस कवर हो जाएँ, वरना ये जितने लंबे लेसन्स हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। इसी वजह से मैंने अब जो है ना, अब रीडिंग थोड़ी इंग्लिश की कम कर दी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को समझ आ जाती है ना, इसी से काफ़ी है। अब जनाब रिगार्डिंग करते हैं इसी हवाले से फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी के हवाले से, ट्रेजेडी के क्या काम है, ये इस हवाले से एरिस्टोटल ने हमें पॉइंट आउट करके बताया है। उसने हमें नुक्ता नज़र अपना बताया कि ट्रेजेडी का फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन है रेज, रेज करे, उठाए सीन्स ऑफ पिटी एंड फेयर। किसी को तरस आए, किसी को खौफ आए, ऐसे सीन्स उठाओ ना, और फिर ये सीन क्या करेंगे, ब्रिंग अबाउट कैथारसिस, ये कैथारसिस लेके आ जाएंगे और वो जज्बात में कैथारसिस पैदा हो जाएगा। कैथारसिस क्या होता है, परगेशन होती है, दिल की सफाई होती है, तज़किया नफ्स होता है कैथारसिस। यानी किसी को तरस आएगा, किसी को खौफ आएगा, तो वो तौबा की तरफ ताइब हो जाएगा और अपने नफ्स की पाकी का इंतजाम करेगा। लेकिन बदकिस्मती से एरिस्टोटल ने डज नॉट सप्लाई, उसने कोई हमें नहीं पहुंचाई इसकी तफसीलात कैथारसिस की। हमने कैथारसिस के मीनिंग्स कहां से निकाले हैं, उसके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके निकाले। अदरवाइज कैथारसिस का उसने हमें कोई मतलब नहीं बताया। देखिए इमिटेशन की तो उसने हमें 3 शाखें निकाल के दी है ना, कि इमिटेशन का मीडियम, ऑब्जेक्ट, मैनर, लो जी 3 इमिटेशन की शाखें। लेकिन कैथारसिस की उसने शाखें निकाली होती तो बड़ी शाखें वो कैथारसिस की भी निकाल लेते, लेकिन हमें जनाब वो नहीं मिली। अब ये हमें सिर्फ विच द फंक्शन ऑफ द ट्रेजेडी, की ट्रेजेडी में इसका क्या काम है। लेकिन क्रिटिक्स नकात कहते किसको हैं, क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं ना, नकादों का काम पढ़ रहे हैं। क्रिटिसिज्म वो क्या कह रहा है, एडवांस्ड जाता है, नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस। हर एक बंदे की अपनी एक्सप्लेनेशंस होती है, जितने दिमाग होते हैं वो उतनी ही एक्सप्लेनेशंस दिखा देते हैं। वो आते हैं और फिर क्या करते हैं जनाब, वेरियसली इंटरप्रेटेड, वो इसको बहुत बड़े जाविये पर क्या कर देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं, इसका फंक्शन हमें बताते हैं। लेकिन अगर what Aristotle exactly meant by the term catharsis, क्या वाकई ही एरिस्टोटल का यही मकसद था जो हमारे क्रिटिक्स ने निकाला कैथारसिस का, कैन ओनली बी अंडरस्टूड विद द रेफरेंस, हम सिर्फ समझ सकते हैं उसी के काम के हवाले से। और उसने अपना काम किया है एक रेटोरिक्स का नाम निकाल के रखें, रेटोरिक्स का नाम निकालेंगे, उसकी एक और बुक है, पॉलिटिक्स एक और बुक है, और एथिक्स एक और बुक है। ये भी एरिस्टोटल की ही किताबें हैं। इन किताबों में एरिस्टोटल ने इस वर्ड को यूज किया है, इस हवाले से इन लोगों ने मतलब निकाला है। तो जनाब द होल क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स। अब सारे का सारा सवाल हमारा पेचीदा हो गया, क्योंकि इट वुड बी सफाइस। अब ये क्या करता है, ये हमने काफी सफाइस मतलब है काफी बता देता है कैथारसिस के बारे में ही। मीन्स उसका मतलब था क्या करना, इक्विलिब्रियम करना। इक्विलिब्रियम होता है जैसे दो चीजों का मुआवजा देना, इक्वल कर देना, तवाजन कायम करना। इक्विलिब्रियम कर देना किसका करना, रिस्टोरेशन का, किसी चीज को दोबारा बहाल करना। और वो किसकी थी, जज्बात को दोबारा बहाल कर देना। कैथारसिस का ये भी आपने डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन अगर याद होगी ना तो ये बातें तो आप खुद लिखते हैं वहां पर जाकर, ये बातें आपको याद नहीं करनी होती, सिर्फ आपने ये बोल्ड वाली चीजें जो है ना इनको याद करना होता है, इनको रटना होता है। पैराग्राफ तो आप लिख ही लेते हैं। कैथारसिस का उसने मतलब बता दिया कि वो क्या करता है, वो जनाब तवाजन पैदा करता है, बहाल करता है हमारे जज्बात को तरस और खौफ के जरिए, टू द राइट प्रोपोर्शंस जनाब, एक बड़े मुनासिब तनासुब के साथ ये कैथारसिस हमारा करती है। यानी ना हमें कोई ज्यादा रोना पीटना पड़ता है और ना हमें कोई ज्यादा बातचीत करनी पड़ती है, मुनासिब से तनासुब के साथ हमारा दिल का तस्किया नफ्स हो जाता है, दिमाग का तस्किया नफ्स हो जाता है। रोना भी तो कहते हैं ना, आंसू भी आंखों के लिए बाजू का तो अच्छे होते हैं। टू अ डिजायरेबल मीन, अब ये बड़ा जो है ना हमारा मकसद था, जो मकसद मुस्तहिक था, और वो मुस्तहिक किसका था, डिजायरेबल मीन को निकाल के रखें, ये हमारी ख्वाहिश थी। और द गोल्डन मीन, और यही सुनहरी मौका भी था, ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किए हैं, विच इज द बेसिस। अब ये बुनियादें हैं उसकी डिस्कशन की, जो कि ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में उसने एथिक्स में बताई है। एथिक की किताब है उसकी, ऊपर मैंने 3 किताबों के नाम लिए हैं। इन तीनों किताबों में से इस किताब में उसने कहा हमें ये डेफिनेशन नजर आती है, और उस डेफिनेशन के मुताबिक उसने कहा डिजायरेबल मीन और गोल्डन मीन। कैथारसिस इज डिजायरेबल मीन एंड द गोल्डन मीन, तो मतलब यही है कि हमारी सफाई हो जाए, हमारा जिसे कहते हैं ना दिल साफ हो जाए, आगे आ जाए। फंक्शन और क्या होता है ट्रेजेडी का, ट्रेजेडी के उसने एग्जामिन किए हैं, उसके मोर फंक्शंस, उसके मोर नेचर हमें बताई है। तो अरिस्टोटल ने बताया कि जनाब मैं समझा हूं, यानी मैंने कंसिडरेशन कर ली है कॉन्स्टिट्यूएंट और फॉर्मेटिव पार्ट्स। अब उसके मुताबिक ये तश्कील दिए हुए जो सारे के सारे आइन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट आइन में भी आ जाता है कि जो आपने तश्कील किए हुए इसकी अशकाल कौन कौन सी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट
और लेस इंपॉर्टेंट, ऐसे चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट। अच्छा, ट्रेजेडी की वो डायग्राम जो आपने बनाई हुई है ना, वो ऐसे ऐसे जा रही है सारी, उसमें ऐसे लिखे हुए हैं ना ये सारे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ऊपर यानी ट्रेजेडी लिख के, ट्रेजेडी का वर्ड यहाँ ऊपर लिख के और इसकी शाखें निकाल दे, यानी फर्स्ट पे ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आ गए। ये 6 हैं, वो 7 थे। करेक्टरिस्टिक्स 7 लिखे और इसके एलिमेंट्स 7 लिखे। उनसर होते हैं ना, एलिमेंट होते हैं उनासिर, अनासिर, इसमें जुज कितने हैं, अनासिर कितने हैं जो ट्रेजेडी को बनाते हैं। और वो थी अहमियत, ट्रेजेडी की अहमियत क्या है। नंबर 1 प्लाट, नंबर 2 करेक्टर, नंबर 3 डिक्शन। अच्छा, प्लाट वही जो होता है जो हमने एक मरकजी ख्याल सा रखा होता है कि इस पे हमने पूरे इस मौजू पे बात करनी है। किरदार होते हैं जो आखिर ट्रेजेडी करके दिखाते हैं। डिक्शन उनकी लैंग्वेज होती है कि आखिर लैंग्वेज उन्होंने कौन सी यूज करनी है। थॉट उनकी सोच होती है कि कौन सा डायलॉग किस वक्त कैसे बोलना है। अच्छा, मेलोडी कहाँ गई, इसने तो मेलोडी डाली नहीं है। स्पेक्टिकल्स, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स भी आ रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने मेलोडी नहीं यहाँ पे डाली, यहाँ पर सॉन्ग्स भी हैं। यहाँ पर एक पार्ट आता है सॉन्ग्स का, वो सॉन्ग्स वैसे इन्होंने नहीं डाले क्योंकि ये 6 पार्ट्स हैं इसके एलिमेंट्स। ये आपकी बुक में जो लिखे हुए हैं ये ऐसे लिखे हुए हैं, वरना ये हमारी ये है एंड सॉन्ग्स। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, सॉन्ग्स इसने कहाँ लिखा है, इसने सॉन्ग्स ये असल में एंड के साथ लिख दिया, अदरवाइज वो भी यहाँ पर एक बुलेट के साथ आना चाहिए था। ठीक हो गया ना। 6 है, ये याद रखिएगा, इसको 6 एलिमेंट्स करें यहाँ पर साइड पे, ये 6 इसने लिखा भी हुआ है, तो फिर 6 वो जो था उसने नीचे किया, इस वजह से वो मुझे मिला नहीं उस वक्त। अच्छा जनाब, उसने कहा, वो कहते हैं कि यहाँ पर 2 हैं। ही सेज 2 ऑफ दीज पार्ट्स रिलेट, 2 पार्ट तो मीडियम से रिलेट हैं और वो इमिटेशन में चले जाते हैं, और जो 1 है ना वो मैनर से चला जाता है, मैनर ऑफ इमिटेशन से चला जाता है, और जो तीसरा है ना वो ऑब्जेक्ट से चला जाता है। अगर आपने वो आज क्वेश्चन किया ना तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मीडियम था सॉन्ग्स, ये था हमारा मीडियम, ठीक है। और मैनर जो थे ना ये थे हमारे किरदार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट वो था हमारी डिक्शन, हमारा थॉट, बातें कैसे करनी है। नहीं, ऑब्जेक्ट थे हमारे किरदार, ऑब्जेक्ट था मैन इन एक्शन, ये बस भूलना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट था मैन इन एक्शन, मीडियम था हमारा सॉन्ग्स, मेलोडीज, और हमारे मैनर्स थे कि हमने थॉट कैसे लेनी है, हमने डिक्शन कैसे लेना है, हमने बात कैसे करनी है। ये वो आपके ना करंट नोट्स पे लिखा हुआ है चैप्टर 1 से चैप्टर 6 के अंदर, उसको आपने रीड करना है। सबसे आगे उसने फिर बता दिया कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है, अब ये एक एक पे डिस्कस करेगा, ये सारे जो 6 है ना, अब ये एक एक पे बात होने लगी है। सबसे पहले वो कहता है जनाब, प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, इस जुमले को निकाल के रखें, प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, ये आपकी कोटेशन है, प्लॉट ट्रेजेडी की रूह है। मैंने प्लॉट का क्वेश्चन यूट्यूब पे रखा हुआ है, अगर टाइम मिले तो उसे देख लीजिएगा। अरिस्टोटल मीन्स कहता है वो अरेंजमेंट करता है बाद में इंसिडेंट्स की, वाकयात की, यानी इंसिडेंट वही होते हैं जो प्लॉट के अंदर वाकयात लगाने, पहले कैसा लगाना है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है, सीन 1 सीन 2 इसे कहते हैं। इंसिडेंट्स मीन्स यानी एक्शंस, यानी कौन सा वाकया कैसे आना है। ट्रेजेडी जो है वो जनाब इमिटेशन करती है एक्शंस की, इमिटेशन ऑफ एक्शन भी हमें दिखा दिया उसने। आगे चलते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल भी होते हैं, बोथ हो सकते हैं। या तो बिरूनी एक्शन दिखा ले, आप बाहर से सिनेरियो चेंज हो रहा है, या किरदार के अंदर की दुनिया चेंज हो रही है। आप देखेंगे तो एडिपस को आपको सारी समझ आ जाएगी, उसकी बैरूनी दुनिया भी चेंज हो गई थी, उसकी अंदरूनी दुनिया भी चेंज हो गई थी, दोनों तरफ से उसमें जो था ना एक्शन आया था। इमिटेशन ने वहां दोनों जगह पर असर डाला। इमिटेशन क्या है, नकल किसी चीज के। आगे जनाब कहता है उसके दिमागी प्रोसेस पर, करैक्टर के दिमागी प्रोसेस पे कैसा असर पड़ा, ये हमें बताता है इमिटेशन ऑफ एक्शन में आके। आगे और ड्रामेटिक पर्सोना, पर्सोना ये होता है ना, वो ड्रामेटिक शख्सियत को बोलते हैं कि ये जो शख्सियत किरदार में काम करे, जैसे आजकल तो हम एक्टर बोलते हैं ना, ये पुरानी जुबान है, पर्सोना, इस वर्ड को निकाल ले, ये आपके काम आएगा। कहता है जनाब पर्सोना ने क्या किया ये भी पता चल जाएगा। अरिस्टोटल ने फिर बताया कि जो ट्रेजेडी का प्लॉट है ना वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लॉट के साथ लिखें जरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लॉट के साथ लिखें अ कंप्लीट होल, प्लॉट के साथ लिखें ड्रामेटिक पर्सोनाज, ये सारे कुछ आएंगे प्लॉट के साथ, ये सारा आएगा। इमिटेशन ऑफ एक्शन, प्लॉट के अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये सारा प्लॉट है। क्योंकि ये प्लॉट हम कर रहे हैं ना, तो प्लॉट की आपने ये सारी शाखें बता दी हैं, और प्लॉट के दूसरे नाम भी हैं। और प्लॉट के अंदर एक खास किस्म का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और लेंथ होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी लेंथ को ही बोलते हैं और लेंथ भी लेंथ को ही बोलते हैं, इसलिए इसने और लगाया। आइडियल प्लॉट कैसा होता है, उसमें क्या मिलेगा आपको, आइडियल प्लॉट की क्वालिटी देख लें।
यूनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये यूनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगी, यानी जिस्म के साथ हयातियात जिंदा लोगों की यूनिटी मिलेगी ना आपको, यानी किरदार मिलेंगे, हमारे सामने चलने फिरने वाले किरदार आ जाएंगे। और उस यूनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को आगे डिफाइन करते हैं। वो कहता है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर हिस्सा जो होगा ना वो जरूरी हो जाएगा कि उसमें जिंदा लोग दिखाए जाए, जिंदगी दिखाई जाए, वो एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। प्लाट का पहले क्या लिखा था? सर्टेन मैग्नीट्यूड लेंथ, या ये कंप्लीट होल लिखा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा था, तीसरा नाम आ गया होल ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने इमिटेशंस के नाम लिखे हैं ना, वो बड़े अच्छे नाम लिखे आपने इमिटेशन के, वैसे प्लाट के ये तीनों नाम लिखे, क्योंकि ये तीनों नाम आपके जहन में आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ये होल का मतलब है उसका सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लिविंग का मतलब है किरदार हमारे सामने जिंदा होने चाहिए, एवं किसी मरे हुए के ऊपर नहीं हम कर सकते। कंप्लीट होल यानी मुकम्मल प्लाट होना चाहिए, उसमें लेंथ, उसका किरदार की कहानी, हर चीज हमें मुकम्मल आनी चाहिए। आगे वो कहता है ट्रेजेडी शुड बी नथिंग सुपरफ्लूअस एट ऑल। ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती, नहीं बन सकती किसी भी सुपरफ्लूअस एट ऑल से, यानी अगर हम ट्रेजेडी में जरूरत से ज्यादा कुछ, सुपरफ्लूअस होता है यानी गप्पे ज्यादा मार दो, एग्जेजरेशन कर दो, जैसे एपिक में होती है एग्जेजरेशन, यहां पर वो कहता है अगर ऐसे कर दोगे ना तो ट्रेजेडी में ये नथिंग के मुताबिक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नो गपस्तान रेडियो। आगे आ जाए, हर एक्शन जो है ना मस्ट बी टेक एक्शन स्टेप, हर एक एक्शन का दूसरे एक्शन के साथ एक ताल्लुक हो, और इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू रिमूव, और उसमें मुमकिन ही नहीं है कि आप निकाल दें कोई भी अकेला एक्शन, किसी भी एक्शन को निकालेंगे प्लाट हिल जाएगा, उसकी बिल्डिंग टूट जाएगी, वो जो ऐसी ट्राइंगल वाली बिल्डिंग है ना प्लाट की, वो क्रैक हो जाएगी। आगे विदाउट काजिंग इंजरी टू एंटायर एक्शन, हमें वो एक्शन को मुकम्मल तकलीफ दिए बगैर प्लाट को पूरा करना है। आगे प्लाट ही की अभी डिस्कशन चल रही है, ये पूरा आपका प्लाट भी कवर हो रहा है। कंसिस्ट करता है लॉजिक के ऊपर, इनोवेटेबल सीक्वेंस होती है, उसके जनाब हमें समझ वाली बातें होती हैं, और उसकी नाकाबिले तरमीम, जो इनोवेटेबल का लफ्ज निकाल के रखें, उसकी नाकाबिले तरमीम इवेंट्स की सीक्वेंस होती है, तरतीब होती है, जिसको हम चेंज हम नहीं कर सकते। आजकल तो फिल्में ख्याल से भी शुरू हो जाती है ना, तो अरिस्टोटल कहता है नहीं, राइजिंग एक्शन के बाद क्लाइमैक्स लाओ, क्लाइमैक्स के बाद फॉलिंग एक्शन लाओ, फिर इनहांसमेंट लेके आओ। ये नहीं कि तुम यहां से ख्याल से स्टोरी शुरू कर दो, जैसे मार्लो की लगा ले कहानी, वो हार्ट ऑफ द डार्कनेस ख्याल ख्याल में कहानी है ना सारी की सारी, वो प्लॉट डिफरेंट है। आगे आ जाओ, कहता है ये जो एक्शन है ना इमिटेट्स के, वो प्लॉट को करते हैं, द एक्शन इट इमिटेट्स इट्स प्लॉट, एक्शन ही प्लॉट को हमारे सामने नकल करके दिखाते हैं, एक्शन से हमें प्लॉट का पता चल जाता है, और एक्शन जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए जनाब। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट दो लाइनें हैं, और उसकी प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिडल होना चाहिए, और एंड होना चाहिए। ये भी प्लॉट की जबरदस्त पैराग्राफ है, ये चार लाइनें आपको 2-3 दफा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। आगे आ जाए, कहता है ये जो बिगनिंग है ना प्लॉट की, जो बिगनिंग है, फ्रॉम विच फर्दर एक्शन फ्लोज, जाहिर है यहाँ पर मैंने जो बनाया कि ये जनाब रेजोल्यूशन है, बिगनिंग है, यहीं से तो सारे एक्शन चल रहे हैं, आगे आगे इनका फ्लो जाएगा, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फ्लोज आउट होते जाएंगे, यानी उनके बहाव आगे निकलते जाएंगे। और विच इज इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल इन इटसेल्फ, और अपने आप में ही उसकी समझ आ जाती है, यानी हमें प्लॉट को समझने के लिए जब हम एक एक्शन समझते हैं, दूसरा समझते हैं, तो वो काबिल फहम हो जाता है ना हमारे लिए, इंटेलिजिबल हो जाता है, हमें उसकी समझ आने लग जाती है। विच इज नॉट कंसिक्वेंट और डिपेंडेंट, और वो नतीजा नहीं होता, कंसिक्वेंट होते हैं किसी काम का नतीजा, और डिपेंडेंट या मुनहसर होते हैं किसी प्रीवियस सिचुएशन के। इसने कहा जो बिगिनिंग है इट शुड बी द बिगिनिंग, इससे पहले कोई प्रीवियस सिचुएशन नो, नॉट एट ऑल, नो एनी प्रीवियस सिचुएशन, कोई नहीं होनी चाहिए। अ सेटिस्फाइंग एंड होना चाहिए, तसल्ली बख्श एक अख्ताम हो जाना चाहिए। विच फॉलोज इनएविटेबली, जो आगे हमें फॉलो करता है, क्या फ्रॉम हैज गॉन बिफोर, के क्या पहले हो चुका है, वो जब आगे जाएगा ना, देखिए क्लाइमेक्स पे आके हमें ना एडिपस का ख्याल यहां से मिलता है, एक्शन सारा राइजिंग एक्शन पे जाता है, क्लाइमेक्स पे आके हमें उसकी सारी पिछली कहानी पता चलती है, और फिर फॉलिंग एक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये वही बता रहा है कि जब वो सिचुएशन आगे चलती है ना तो एंड बड़ा हमें तसल्ली बख्श होता है, और फिर व्हाट हैज हैपन बिफोर, फिर हम ये देखते हैं कि ओ पीछे क्या गुजरा था, बट विच डज नॉट लीड टू फर्दर एक्शन, लेकिन ये जो पीछे गुजर चुका था ना वो किसी आगे आने वाले एक्शन की तरफ हमें नुमाइंदगी नहीं देता है, वो हमें उस तरफ नहीं लेके जाता है। इट मार्क्स ए कंप्लीशन, अब जनाब मुकम्मल हो जाता है ट्रेजिक एक्शन, इस जो ट्रेजिक एक्शन भी लिखें, प्लॉट के अंदर ट्रेजिक एक्शन भी होता है, ये हमें मिल जाता है उसके बिगनिंग में।
और ये कंप्लीशन एंड में आ जाती है, ट्रेजिक एक्शन के ये लिखे एंड के साथ मिलता है। मिडल में क्या हो रहा, मिडल जनाब जो है ना इनोवेटिवली वो बड़ा ही लाजम मलजूम है कि व्हाट हैज गॉन बिफोर, पहले क्या हो गया, एंड ऑल्सो लीड्स और हमें लेके भी जाता है एन इनोवेटिबल कंक्लूजन। सो मिडल के इधर और इधर सारी चीजें, दिस इज द मिडल ऑल्सो विच इज द क्लाइमेक्स, दिस इज द मिडल। मिडल के पहले बताओ क्या होगा, मिडल के आगे बताओ क्या होगा, ये हमें पार्ट्स हमें बता रहा है किसका जनाब, प्लॉट का। आगे आ जाए, अरिस्टोटल बड़ा जोर देता है ट्रेजिक एक्शन मस्ट बी एन एक्रेडेंस, बड़ा मुताबिक होना चाहिए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। निकाल के रखिए, ये भी कोटेशन आपने याद करनी है, प्लॉट में भी लगेगी ये कोटेशन आपकी, ट्रेजिक एक्शन ट्रेजेडी में भी लग जाएगी ये कोटेशन आपकी, और अरिस्टोटल के बहुत से सवालों में काम आएगी, एक ये वाली कोटेशन और एक वो ट्रेजेडी वाली कोटेशन, दो कोटेशन आ गए। अब वो कहता है कि जो प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी है ना उसकी बड़ी मुनासिब लंबाई होनी चाहिए जनाब, उसका साइज बड़ा बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना एपिक की तरह हजारों जो है ना लाइनों पे लिख दो, ना 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 ना, थोड़ा लिखो, कम लिखो इसको। इट मस्ट बी लॉन्ग इनफ, इतना काफी होना चाहिए कि परमिट दे, हमें इजाजत दे एन ऑर्डिनरी सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एक्शंस, के एक्शन इसके अंदर बड़े मुनज़्ज़माना निजाम के साथ फरोग पाते जाएं, और फिर किस तरफ जाए, कैटास्ट्रॉफी और फॉल, ये निकाल के रखें। एक्शन जब आगे जाता है ना तो ये एंड पे आता है, ये प्लॉट के एंड का काम है कि फॉल और कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे आ गई, जहां पर हमारा प्लॉट खत्म हो रहा है। प्लॉट इधर से शुरू हुआ था ना, प्लॉट की मैं आपको ना डायग्राम मेरे ख्याल शायद मैंने भेजी है कि नहीं भेजी, अच्छा वहां पर खत्म हो रहा है। और ना ही ये इतना छोटा होना चाहिए कि एक्शन कैन नॉट बी रिगार्डेड, कि एक्शन समझ ही ना आए, ना प्रॉपर समझ आए, ना उसकी ब्यूटीफुल हमें कोई सीक्वेंस लगे, एक्शन बड़ा मुनासिब उसमें नजर आना चाहिए। और इट्स डिफरेंट पार्ट्स होने चाहिए, विल बी क्लियरली बड़े साफ नजर आने चाहिए, विजिबल होने चाहिए हमारे लिए, हम उसके डिफरेंट हिस्सों को समझे। डिफरेंट हिस्से कौन से हैं, इट्स बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, ये उसके तीन हिस्से हैं, और तीनों हिस्से बड़े वाजिया होने चाहिए, प्लॉट के साथ लिखे गए तीनों हिस्से। और इन केस ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर, और अगर छोटा सा भी कोई जिंदा किरदार हमारे सामने नजर आता है, नीदर इट शुड बी टू लॉन्ग, उसको भी लंबा नहीं होना चाहिए। इस केस में हम बता दें जनाब, इट विल बी टेकन एज एन आर्टिस्टिक होल, तो अगर हम देखेंगे कि ऐसे जो प्लॉट होंगे उनको आर्टिस्टिक होल को अंडरलाइन करें, आर्टिस्टिक होल बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जो उसने पीछे नाम बताया। तो वो मेमोरी ऑफ द स्पेक्टेटर्स, अगर आप बहुत लंबा ले जाएंगे ना तो जो देखने वाले हैं ना स्पेक्टेटर्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया स्पेक्टेटर्स के दो मीनिंग आते हैं, एक मीनिंग आता है वो जो सेट पे इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं, और एक मीनिंग आता है तमाशाई। अब यहाँ पर इसने मेमोरी ऑफ स्पेक्टेटर्स कहा है तो ये तमाशाइयों की तरफ आ गया। अगर आप इतना लंबा प्लॉट बयान कर दोगे तो जो उनसे समझा ही नहीं जाएगा, तो आर्टिस्टिक होल ही नहीं समझ पाएंगे, वो सारा के लिखता ही जाता, उनकी मेमोरी से वो बातें निकल जाएंगी। जब मेमोरी से बात निकल जाएगी ना तो फिर पिटी एंड वो फियर नहीं आएगा। आज जो आपकी बात के इस पे ट्रेजेडी पे चल रही है, अगर आज आप ट्रेजेडी की बात पीटीएन फेयर पे करते करते इमिटेशन पे आ जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी, तो आपको वो पीटीएन फेयर समझ ही नहीं आना, आपने कहना पता नहीं क्या बात हो रही थी। यानी स्पेक्टेटर भी देखते देखते एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसका पीटी फेयर ही खत्म हो जाता है। इतने पार्ट है हमारी इस ट्रेजेडी के। एक्शन शुड बी प्रॉपर प्रोपोर्शनेट, उसका तनासुब होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए उसका मुख्तलिफ हिस्सों के साथ, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर टू अ होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक मुकम्मल बना देते हैं, ये है ऑर्गेनिक होल, फिर हमारा प्लॉट बन जाता है। वाह, आगे भी मिस्टर अरिस्टोटल और प्लॉट्स को डिवाइड कर रहे हैं कि ट्रेजेडी में मैं जनाब प्लॉट को दो किस्मों में डिवाइड कर देता हूँ। ये सारे का सारा प्लॉट इन्होंने लगा दिया, देखो ट्रेजेडी में सिंपल प्लॉट और कम्प्लेक्स प्लॉट। आगे आ जाए, दो प्लॉट की डिस्कशन होगी। सिंपल प्लॉट में क्या बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब उसको चेंज कर देता है, फॉर्चून को, हीरो की किस्मत को सादा सा प्लॉट चेंज कर देता है विदाउट पेरीपीटी एंड डिस्कवरी, पेरीपीटी और डिस्कवरी के बगैर जो हमारा प्लॉट था वो चेंज हो गया है। और प्लॉट जो कम्प्लेक्स होता है ना उसके अंदर पेरीपीटी और डिस्कवरी दोनों इन्वॉल्व होती हैं।